बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 8 है 9th के कोर्स का। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह किसी एटम के मास नंबर से उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किस तरह मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, और स्टैंडर्ड एटॉमिक मास के बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड एटॉमिक मास क्या है और इसको क्यों सेलेक्ट किया गया है। फिर हम एटॉमिक मास यूनिट की तरफ आएंगे और एटॉमिक मास यूनिट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मास नंबर किसी एटम का। तो मास नंबर के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मास नंबर हमारे पास क्या चीज़ है। मास नंबर में असल में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को कहते हैं। तो उसी को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, और हमने ये लिख लिया कि मास नंबर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब अगर लेट सपोज़ मेरे पास कोई सा एटम है, लेट सपोज़ मैं अर्जेंटेट की बात कर लो, सिल्वर की, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हमारा मास नंबर जो है हमारे पास वो 107 है। 107 इसका मास नंबर है। तो और मुझे पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 47 है। मास नंबर इसका 107 है, और एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 47 है। और मुझसे पूछा गया है कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, वो मैंने मालूम करना है। तो सिंपल मैंने यही इक्वेशन यूज़ करना है। मास नंबर जो कि इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। मास नंबर कितना है, 107 है। दैट इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो मेरे पास 47 है, प्लस मेरे पास न्यूट्रॉन बच गया। तो अब मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ। ये 47 को इधर लेके आता हूँ, तो 107 माइनस 47 इज़ इक्वल टू न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास कितने हैं, 60 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन बन गया कि न्यूट्रॉन हमारे पास इक्वल है मास नंबर या एटॉमिक मास जो है माइनस एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इस तरह लेट सपोज़ हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करना चाहे। मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक एटम है जिसका मास नंबर 23 है। मास नंबर कितना है, 23, और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है, ये कर लेता हूँ मास नंबर, और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो लेट सपोज 12 है। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, वही पहले वाले इक्वेशन लिख लेते हैं। मास नंबर जो मैं कैपिटल M लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमारे पास न्यूट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन अननोन है, तो अब हम न्यूट्रॉन इस केस में दूसरे साइड पे लेके आएंगे। सो M माइनस N इज़ इक्वल टू P। अब जो नंबर ऑफ मास है, मास नंबर है, वो हमारे पास 23 है, माइनस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास 12 है, तो जो प्रोटॉन की तादाद है वो हमारे पास 11 बच गई। तो ये 11 असल में हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है। और एलिमेंट कौन सा बच गया हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट बन गया, ये हमारे पास सोडियम बन गया, Na, जो कि आप बाद में पीरियोडिक टेबल से कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कल वाला, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना था आप लोगों को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास, इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एटॉमिक मास दैट इज़ कार्बन 12 इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं लिख लूँ, द एटॉमिक मास कंपेयर्ड विद standard
एटॉमिक मास जो कि हमारे पास कितना है C12 वाला इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है जो कि आमतौर पे ये पीरियड टेबल वाले हमारे पास यही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक बात की है कि स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास वो है जिसको हम स्टैंडर्ड एटॉमिक मास के साथ कंपेयर कर ले तो वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाता है। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड एटॉमिक मास है क्या चीज़, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। ये पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास की अगर हम बात कर ले तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। द मास ऑफ कार्बन 12, CaC मैंने लिखा है, C12 मतलब कि कार्बन का वो वाला एटम जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है और उसका मास नंबर 12 बनता है, इज नोन एज स्टैंडर्ड, चलो पूरा लिख लेता हूँ, एटॉमिक मास। अच्छा, कार्बन का जो मास है जो कि 12 है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और बाकी जितने भी हम एलिमेंट्स या एटम्स के मास नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो वो इसी के हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मसला यहाँ पे ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कार्बन 12 ही क्यों, हमने कोई दूसरा ही क्यों सेलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि रीजंस फॉर कार्बन 12 स्टैंडर्ड, कि इस कार्बन 12 को ही हम अपना स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं। तो इसके लिए तीन चार वजह हैं, वजूहात हैं। सबसे पहले तो इसका नेचर है कि अगर हम नेचर की बात कर ले तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमारे पास जो STP है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP आम तौर पे जो हमारे पास होता है उसको हम STP कहते हैं। STP पे ये हमारे पास सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, जो कि बहुत आसानी से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और इसको हैंडल भी कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ सब पार्टिकल की, ये हो गया नंबर ऑफ सब पार्टिकल। अच्छा, नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स की अगर हम बात कर ले तो ये कार्बन 12 जो है C12, इसमें क्या है, 6 इसमें प्रोटॉन है, 6p में लिख लेता हूँ, 6 इसके अंदर प्रोटॉन है, 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। तो तमाम के तमाम चीज़ें हमारे पास एक बराबर है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये तीनों चीज़ें कि इसमें इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन और इतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर ले तो कार्बन जो है, कार्बन ये आम तौर पे इसके आइसोटोप्स की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइसोटोप्स। आइसोटोप को हम डिटेल में 3rd चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये समझ लें कि आइसोटोप्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिसका तो एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। इस सादा अल्फाज में मतलब ये हो गया कि होते हैं तो सब की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में 6 ही होंगे, लेकिन कार्बन का एक ऐसा एटम होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6 होंगे, दूसरे में न्यूट्रॉन 7 होंगे, तीसरे में न्यूट्रॉन 8 हो सकते हैं। तो उस वजह से हमारे पास न तो चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ता है और न ही उसकी रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, न ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जस्ट उसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं क्योंकि मास नंबर में हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद वेरी करता है। तो इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स जो है वो कार्बन के हमारे पास 3 ही आइसोटोप्स है। एक हमारे पास कार्बन 12 है, एक हमारे पास कार्बन 13 है और नेक्स्ट हमारे पास कार्बन
14 है। तो ये 3 आइसोटॉप्स है जो कि हमारे पास बहुत कम है तकरीबन। बाकी अगर हम देख ले तो बाकी जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, उनकी आइसोटॉप्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से अभी हम इसको लेते हैं। फिर अगर हम देख ले तो एबंडेंस की अगर हम बात कर ले, एबंडेंस मौजूदगी, तो एबंडेंस की बात कर ले तो हमारे पास C12 जो है ये हमारे पास मोस्ट एबंडेंटली, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, या सबसे ज़्यादा जो आइसोटॉप है तादाद में, वो हमारे पास कार्बन 12 है। तो इसी हिसाब से हम इसको अपना एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास AMU, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या चीज़ है और कितना है? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है? एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास असल में इसी कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा है। अगर जो आपके पास कार्बन 12 है उसके मास को आप 12 हिस्सों में तकसीम कर ले तो वो 12वां हिस्सा जो है आपके पास, वो असल में आपके पास 1 AMU है। वो क्या चीज़ है? 1 AMU। जो आपके पास स्टैंडर्ड एटॉमिक मास जो हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, उसको अगर आप 12 हिस्सों में तकसीम कर ले तो वो एक हिस्सा आपके पास 1 AMU है। तो हम सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम अगर लिख ले तो कुछ यूँ होगा, द 1/12 पार्ट ऑफ C12 atomic mass is known as atomic mass unit। आइए समझ। अच्छा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर ले कि ये ग्राम में कितना होता है, ग्राम में कितना होता है, सॉरी एक्सपेरिमेंटली नहीं, थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस हम करके इसका मास मालूम करेंगे कि 1 AMU कितना का इक्वल होता है, ग्राम में कितने ग्राम का इक्वल होता है, किलोग्राम का कितने का इक्वल होता है, और इस तरह और भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।